डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको मालूम ही होगा, अब यह परीक्षा बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगी और मैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं, जिसमें नए नए प्रश्नों और बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस प्रश्न तथा जिस टॉपिक से बीपीएससी ज़्यादा प्रश्न पूछता है वैसे टॉपिक पर आधारित एमसीक्यू लेके आता हूं और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं। मुझे उम्मीद है कि कुछ प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन देखते हैं तो कृपया दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्थलाकृतियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महासागरीय अध्ययन, मौसम विज्ञान अध्ययन, या फिर समुद्री भूगोल अध्ययन, या भूगर्भ शास्त्र? सही आंसर होगा भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी कहा जाता है। किसके अध्ययन को? ट्रोपोग्राफी या स्थलाकृतियों के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था और इसके जो चित्र हैं वह सिक्कों पे पाए गए हैं बीना बजाते हुए। कभी कभी यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, संगीत का प्रेमी कौन सा गुप्त शासक था? तो समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था, इसलिए उसकी तस्वीर सिक्कों पे मिले हैं बिना बजाते हुए। तो पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी, लेकिन नीचे जो दिए गए उपाधियाँ हैं उनमें से कौन सा समुद्रगुप्त को नहीं दिया गया है? लिच्छवी दौहित्र, सर्वराजोच्छेता, अश्वमेघ पराक्रम और विक्रमादित्य। आपका सही आंसर होगा विक्रमादित्य की उपाधि समुद्रगुप्त को नहीं दिया गया है। बाकी अन्य उपाधियां जैसे लिच्छवी दौहित्र, सर्वराजोच्छेता और अश्वमेघ पराक्रम, ये सारे उपाधि समुद्रगुप्त को दिए गए हैं। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था, ये भी गुप्त वंश के शासक थे। इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 उपाधि दिख रहा होगा जो समुद्रगुप्त को दिया गया था। कविराज, कविराज कहा जाता था समुद्रगुप्त को, और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है हमें? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमें इसे कविराज कहा गया है, इसका उल्लेख मिलता है। अगला जो उपाधि है वह है अश्वमेघ पराक्रम विक्रम, ये उसका दूसरा उपाधि है। और तीसरा जो है परम भागवत, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा जाता था? नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से या नालंदा ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा जाता था। उसके बाद सर्वराज उच्च श्रेष्ठ, जो आप सर्वराजोच्छेदता देखे थे वही है, अर्थात सभी राजाओं से ऊपर, इसे सभी राजाओं से ऊपर बताया गया था। और सिक्कों पर इस तरह की उपाधि वाला एकमात्र शासक ये था। ये सिक्कों से हमें पता चला है, इसे सर्वराजोच्छेदता कहते थे। अगला जो है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में शीर्षक धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? इलाहाबाद स्तंभ में इसका एक और उपाधि दिया गया था, धर्म प्रचार बंधु कहा गया है, क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त किस धर्म का संरक्षक था? तो समुद्रगुप्त जो था वो ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? कविराज, अश्वमेघ पराक्रम विक्रम, परम भागवत, सर्वराजोच्छेदता, उसके बाद धर्म प्रचार बंधु, ये सारे उपाधि समुद्रगुप्त को दिए गए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायालय या फिर संसद। सही आंसर होगा आपका संसद। संसद को क्यों ये अधिकार दिया गया है? चूँकि देखिए पहले ये अधिकार है क्या, किसी राज्य को दो तरह से, जैसे गोवा, आप जानते हैं 1975 में पुर्तगालियों के अधीन गोवा था। आज़ादी के बाद भी गोवा अपने देश का भाग नहीं था, वह पुर्तगालियों के अधीन था। तो 1975 ईस्वी में सरकार के द्वारा उस पर अधिकार ज़बरदस्ती किया गया। तो इस तरह से या तो दो ही कंडीशन में राज्यों को मिलाया जाता है, या तो एक राज्य जैसे
अभी बिहार था तो बिहार से टूट के झारखंड बना। तो एक मौजूदा राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बनाया जाए, एक इस कंडीशन में नए राज्य का निर्माण होता है। और दूसरा जो होता है कि कोई अन्य राज्य को आक्रमण के द्वारा या फिर किसी भी तरह से बाहरी राज्य को भारत खंड में मिलाया जाए, तो वो दो तरह से मिलाया जाता है। तो आपका जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 में जो नए राज्य यानी भारत क्षेत्र में जो राज्य हैं नहीं, उनको मिलाने का बात कहा गया है और उससे नए राज्य के गठन का बात किया गया है। जबकि अनुच्छेद 3 में भी नए राज्य का ही बात किया गया है, लेकिन आपका जो मौजूदा भारत में जो राज्य हैं उनको आपस में मिला के या फिर तोड़कर अलग राज्य के निर्माण का बात अनुच्छेद 3 में कहा गया है। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में ऐसा कहा गया है। और इसका अधिकार किसको है? चाहे तो प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। संसद में उनको बिल पारित करना पड़ेगा जिसके तहत वो किसी राज्य को या तो भारत के क्षेत्र के राज्य को तोड़कर मिला नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या फिर किसी बाहरी क्षेत्र से किसी राज्य को मिला सकते हैं भारत खंड में। तो इसके लिए संसद जिम्मेदार होता है और संसद से ही यह संभव होता है। तो वही आपका प्रश्न है, भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य को मिलाने का अधिकार है? तो संसद को यह अधिकार दिया गया है। आप आर्टिकल 2 और 3 को भी याद रखें, अनुच्छेद 2 और 3 को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा था? तो धनवानों का राजकुमार, मनिहारों का राजकुमार, ये सारा चीज़ जो था उपाधि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। तो प्रश्न है अभी कि धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा था? आर.पी. त्रिपाठी, एडवर्ड थॉमस, के.ए. निजामी या फिर हबीबुल्लाह। आपको उस इतिहासकार का नाम बताना है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा था। देखिए, इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं और मैं खोज के वैसे प्रश्नों को लाता हूं जो हो सके इस एग्ज़ाम में आपके प्रश्न में शामिल हो जाए। तो आप इसे देखें और इसे याद करें, नोट करें, आपके लिए अब ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो आपका आंसर होगा एडवर्ड थॉमस। मनिहारों का राजकुमार या धनवानों का राजकुमार एडवर्ड थॉमस के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। अगला देखते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो ऐसा निर्णय लेता था जिसे वो खुद से ही बाद में वापस कर लेता था। वैसे ही निर्णय कौन कौन से थे आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जैसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली से देवगिरी, किस सल्तनत काल के शासक ने दिल्ली से राजधानी को देवगिरी स्थापित किया था? तो ये करने वाला भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दोआब में कर विधि, दोआब वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पे दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो वैसे क्षेत्र में कर की वृद्धि यह भी किसका कार्य है? मोहम्मद बिन तुगलक का। उसके बाद सोना चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दोआब में कर वृद्धि किस शासक के द्वारा किया गया था? सल्तनत कालीन या तुगलक कालीन किस शासक के द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद या फिर देवगिरी किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, और वो मुद्रा किस चीज़ का बना होता था? तांबा का बना होता था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और विजयों की कथित योजना, ढेर सारी योजना विजय की इसने बनाई थी, लेकिन ऐसी योजना को इसने बनाया था जिसको कार्य में परिणत किया गया और फिर वापस भी लिया गया, तो इसीलिए फेमस था। इसे पागल भी बादशाह कहा जाता था। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा विद्वान, सल्तनत काल का सबसे अगर विद्वान शासक कोई था तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। M.A. जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? यानी मोहम्मद अली जिन्ना का 14 बिंदु 14 सूत्री कार्यक्रम जो था वह किसके विरुद्ध था? असहयोग आंदोलन के विरुद्ध, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध, साइमन कमीशन के विरुद्ध या उपर्युक्त सभी के विरुद्ध? आपका जो सही आंसर होगा वह होगा नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। डिटेल एनालिसिस देखते हैं। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने
नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न किए जाने के कारण मुसलमानों के 14 मांगों की एक सूची जारी की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। और ये क्यों जारी किया था, आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल रहा है। नेहरू रिपोर्ट जो जारी किया गया था उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति नहीं दी गई थी। इससे ही गुस्सा होके, इससे ही नाराज़ होके मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग पेश किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? तो मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसे हम 1909 का एक्ट कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे हम 1919 का एक्ट कहते हैं, या फिर 1935 का एक्ट, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट। प्रांतीय स्वायत्तता किससे संबंधित है? देखिए, मेरे समझाने में आपको थोड़ा समय ज़रूर लगता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो प्रश्न यहाँ पे दिया है वो प्रश्न आ जाए, लेकिन जितना उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसमें से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा समय दें और वीडियो को रेगुलरली देखें। प्रत्येक दिन एक सेट आता है, आप आधे घंटे का 45 मिनट का सेट रहता है, आप इसे अवश्य देखें। जैसे इसी प्रश्न को समझाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। तो प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? तो सही आंसर होगा 1935 का एक्ट। अब 1935 का एक्ट सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें प्रमुख बातें जाननी होगी, क्योंकि इसी से उठा के और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा दिया गया, तो 1935 के एक्ट के द्वारा दिया गया था। तो और जानते हैं कि 1935 की एक्ट की क्या क्या विशेषता थी, जिसमें प्रमुख है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस एक्ट से हुआ था? 1935 से हुआ था। उसके बाद जितने भी विषय थे उसे 3 सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, आज भी है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वो सबसे पहली बार किस में दिया गया था? 1935 के एक्ट में आया था। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को, और जो इन तीनों से अलग शक्ति है वह किसको दे दिया गया? वायसराय को दे दिया गया। अब किसके पास होता है? संघ सूची, यानी संघ सूची पे अधिकार केंद्र सरकार का होता है, राज्य सूची पे अधिकार राज्य सरकार का होता है, समवर्ती सूची पे अधिकार दोनों का होता है, और अवशिष्ट शक्ति, जो भी शक्ति बची रहती है उसको केंद्र सरकार को दे दिया गया। लेकिन 1935 जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय यह किसके अधीन था? वायसराय के अधीन था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ। यही प्रश्न आपका क्वेश्चन था, आपका जो क्वेश्चन था यही था, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया। सिर्फ इतना पढ़ने से और रट्टा मारने से बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको डिटेल में एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई और प्रांत को मुक्त कर दिया गया द्वैध शासन व्यवस्था से। तो यह 1935 के एक्ट के द्वारा। उसके बाद लेकिन केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मताधिकार का विस्तार किया गया, मतदान करने के अधिकार का विस्तार किया गया। उसके बाद आरबीआई, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किस एक्ट के द्वारा? 1935 के एक्ट के द्वारा। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा, आज जो आप यूपीएससी देखते हैं उसकी स्थापना, लोक सेवा आयोग जो आप बीपीएससी बोलते हैं, वो उसकी शुरुआत कब की गई थी? अंग्रेज़ों के ही शासनकाल में कुछ हद तक शुरुआत हो गई थी 1935 के एक्ट के द्वारा। एक और छूट रहा है, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट से आप उसे ज़रूर लिख लें या स्क्रीनशॉट लेके आप उसे डिटेल से लिख लें कि 1935 के एक्ट से जुड़ा हुआ कौन कौन सा प्रावधान था। क्योंकि आज अगर ये पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया, कल को पूछा जाएगा कि जो सेंट्रल बैंक का निर्माण किया गया वह किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1935 के एक्ट के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो
अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के अनुसार वह विदेशियों का बड़ा सम्मान करता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि वो खुद ही विद्वान था तो विदेशी लोगों इन सभी को बड़ा ही सम्मान करता था और विदेशियों को वह अजीज की उपाधि देता था। इन्हीं विदेशी अमीरों को अमीर ए सादा की उपाधि दे रखा था। बाद में सुल्तान जो था, सुल्तान के विरुद्ध, चूँकि वो विदेशी व्यक्ति थे, इन्होंने सुल्तान के ही विरुद्ध यानी मोहम्मद बिन तुगलक के ही विरुद्ध विरोध कर दिया था, जिसके फलस्वरूप इन विदेशियों का दमन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। तो आपको मेनली समझना क्या है कि अमीर ए सादा था क्या? अमीर ए सादा विदेश से आने वाले जो भी विद्वान लोग थे उनको मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही सम्मान देता था और उन्हें उपाधि दिया करता था अमीर ए सादा के रूप में नियुक्त करता था। लेकिन बाद में उसने देखा कि ये लोग सुल्तान के ही विरुद्ध विरोध करते हैं, फिर इसको उसने तहस नहस कर दिया। तो चलिए, अमीर ए सादा की नियुक्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। ये तो कितने बार एग्जाम में आया है, बस आपको नाम याद रखना है। एस राधाकृष्णन, एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी इनका पूरा नाम है। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद बीवी गिरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। इन्हें ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? यानी कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सिक्किम। किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती है? आप भारत के मैप पे जाके देख सकते हैं। सिक्किम के तीनों साइड में, एक साइड आपको नेपाल मिलेगा, एक साइड भूटान मिलेगा और ऊपर की ओर आपको चीन मिलेगा। अगला जो है 1937 से 1939 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था। सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, टी प्रकाशन के द्वारा, सी राजगोपालाचारी के द्वारा या सीपी रामास्वामी अय्यर के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी के द्वारा। 1937 से 1939 के बीच कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था मद्रास में। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का आमुक्त मालदा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अच्छा, ये आमुक्त मालदा है क्या, मालदा है क्या? या कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के शासक थे और सबसे प्रतापी शासक थे, उनके द्वारा लिखा गया एक बुक था। और आपसे पूछा गया है कि इस आमुक्त मालदा का अर्थ क्या है? सोने की माला, चांदी की माला, मोतियों की माला या फिर फूलों की माला? सही आंसर होगा मोतियों की माला। चलिए आगे देखते हैं। दल बदल कानून कब पारित किया गया? दल बदल कानून वही कानून है जिसके तहत कोई भी विधायक या फिर कोई भी सांसद अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी संसद सदस्यता या विधायकी रद्द कर दी जाती है। तो दल बदल कानून किसके समय में आया था? राजीव गांधी के समय काल में आया था। आपको बस इस भी बताना है 1965, 1975, 1985 या 1995। सही आंसर होगा 1985। दल बदल कानून कब पारित किया गया? 1985 में पारित किया गया। अगले प्रश्न जरा डिटेल में देखते हैं। दल बदल कानून है क्या आखिर? 1967 के आम चुनाव के बाद विधायकों के इधर उधर जाने से कई राज्यों की सरकारें गिर गई थी। अच्छा, घटना क्या हुआ था? 1967 में ऐसा घटना देखा गया था। ऐसा बार बार होने से रोकने के लिए संसद के द्वारा 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे जगह दिया गया। आप ये भी याद रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
राजभाषा से संबंधित है, 22 राज्य भाषा है उससे संबंधित है 8वीं अनुसूची। उसी तरह 7वीं अनुसूची तीनों सूची से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप टोटल का टोटल 1 से लेके जितनी भी अनुसूचियां हैं उसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैंने अभी 3 बताया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संघ की भाषा कितनी है? 22 भाषाओं का उल्लेख वहाँ पे किया गया है। 7वीं अनुसूची तीनों सूचियों से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया। यानी संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं और राज्य सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं। जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्र सरकार को भी अधिकार है शिक्षा का प्रोत्साहन करे, राज्य सरकार को भी अधिकार है शिक्षा का प्रोत्साहन करे, उसके लिए नई नई योजनाएं लाए, तो वो 7वीं अनुसूची हो गया। 8वीं बता दिया। अभी आपको 10वीं अनुसूची देखिए। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून डाला गया है। तो दल बदल के जरिए उन विधायकों या सांसदों को सज़ा दी जाती है जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य के रूप में गठन कब किया गया? 1952, 1953, 1955 या फिर 1956? आपको सही आंसर बताना है। आंध्र प्रदेश के राज्य के रूप में गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य के रूप में गठन किया गया। डिटेल देखते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, हाँ ये भी आपसे पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश को ही भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया। अब बाद में जो है 2 जून 2014 को इसी से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। और इसके बावजूद क्षेत्रफल के अनुसार यह देश का, यानी आंध्र प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार यह 7वां सबसे बड़ा राज्य है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही तेलुगु भाषा बोली जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? याद ही कर लें, 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। और 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया। बट आपका सही आंसर जो यहाँ पे होगा वो 1953 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया? अच्छा, आप ये भी देख लें, जो भी हंटर आयोग किससे संबंधित है, मैकाले आयोग किससे संबंधित है, मंडल आयोग किससे संबंधित है, फजल अली आयोग किससे संबंधित है, ये सारे प्रश्न आयोग से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है? किस आयोग की सिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया? 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और उसकी उसका जो रिपोर्ट था वो किसने प्रस्तुत किया था? फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन ने। आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, फजल अली कमीशन। अच्छा, मंडल आयोग किससे संबंधित था? ये जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सब के आरक्षण की जो बात की गई थी वो मंडल आयोग के द्वारा किया गया था। देख लें ज़रा फजल अली आयोग था क्या। इसमें से जो मुख्य बातें हैं वही मैं बताता हूँ। अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है, तो फजल अली थे, इसलिए उस आयोग का नाम भी क्या रखा गया? फजल अली आयोग रखा गया था। किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन की सिफारिश से संबंधित है। और इसके 2 अन्य सदस्य भी पूछा जाता है कभी कभी कि निम्न में से कौन से सदस्य नहीं थे, तो इसमें दे दिया जाएगा फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर। तो ये तीनों ही फजल अली कमीशन के सदस्य थे। राज्यों के विभाजन में भाषाई आधार पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं, इसी चीज़ को लेके यह आयोग बनाया गया था। 1953 में इसका गठन किया गया और 1955 में 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया था और इसी के तहत 1956 में राज्य पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पहली बार निर्माण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने, अच्छा ये मैंने बता ही दिया आपको। अगला प्रश्न आपका यही है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, आप पूरा बात फिर से सुन लें। फजल अली आयोग बना कब? 1953 में।
और इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1955 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, कब कानून पास हुआ? 1956 में। इसके तहत कितने राज्यों का गठन किया गया? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसका निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने बताया। यहाँ पे मैंने लगभग आंसर बता ही दिया है आपको। देख लें, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अगला जो है, रूबल किस देश की मुद्रा है? यह भी छोटा छोटा प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। तो रूबल जो है रूस, जापान, फ्रांस या स्पेन, किसकी मुद्रा है? आप बताइएगा ज़रा। तो सही आंसर है, रूस की मुद्रा जो है वह रूबल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है? हाँ, एल नीनो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मानसून भारत में देर से आता है तो इस सब का कारण भी एल नीनो ही होता है। एल नीनो इफेक्ट आप सर्च कीजिएगा, एल नीनो इफेक्ट एक डिटेल में आपको आएगा। तो यह एक ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बस छोटा सा प्रश्न यहाँ पे है कि एल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? सही आंसर है, प्रशांत महासागर में एल नीनो का निर्माण होता है। देखते हैं डिटेल से। एल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्री घटनाओं में से एक है। समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर बदलाव होने से दुनिया भर के मौसम पर इसका असर दिखता है। एल नीनो एक ऐसी स्थिति होती है जिसकी वजह से तापमान गर्म होता है। एल नीनो को जलवायु प्रणाली का भी हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पे देखें, और डिटेल दिया गया है। भारत भर में एल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ला नीना के कारण अत्यधिक बारिश होती है। मैंने पहले ही बताया, एल नीनो और ला नीना ये दोनों अलग अलग शब्द है। एल नीनो जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, जिसके कारण भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि अगर ला नीना का फॉर्मेशन होता है तो सबसे अत्यधिक बारिश होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब किया गया? यह भी इम्पोर्टेंट है। आपका ऑप्शन है 1 मई 1961, 1 मई 1962, 1 मई 1960 या फिर 1 मई 1959। तो सही आंसर होगा 1 मई 1960 ईस्वी को भारत के तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश, बॉम्बे पहले मुंबई को क्या कहा जाता था? बॉम्बे कहा जाता था। और बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांट दिया गया बॉम्बे को। और वो कौन कौन सा हो गया? महाराष्ट्र और मुंबई। तो आज से आप मुंबई को बॉम्बे मत बोलिए, बम्बई मत बोलिए, उसे क्या बोलिए? मुंबई बोलिए, क्योंकि आज वो महाराष्ट्र की राजधानी है। पहले एक प्रांत हुआ करता था जिसे बॉम्बे प्रांत कहा जाता था, जिसको 1960 में बांट करके 2 राज्य बना दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न है, ये आपका आंसर हो गया 1 मई 1960। अच्छा, ये भी याद रखिएगा 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। तो याद रखिएगा कि मजदूर दिवस के दिन महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया था? आपको मैंने बताया, आज़ादी के कई सालों बाद, लगभग 14 साल के बाद गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आपको इस भी बताना है जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। 18 दिसंबर 1961, 15 सितंबर 1961, 21 जून 1961 या फिर 15 मार्च 1961। सही आंसर होगा 17 दिसंबर 1961, यानी वही 18 दिसंबर 1961। ये पूरा सिलसिलेवार था, 17, 18, 19, ये तीनों डेट मैं बताता हूँ, जबकि आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 18 दिसंबर 1961। 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना गोवा में प्रवेश करती है। 17 को क्या होता है? गोवा में भारतीय सेना प्रवेश करती है और 36 घंटों के अंदर, महज 36 घंटे ही लगते हैं और गोवा को आज़ाद करा लिया जाता है। कब? 1961 में। और 19 दिसंबर को
भारतीय मानचित्र पर गोवा, दमन और दीव नामक एक केंद्र शासित क्षेत्र आकार लेता है। कौन कौन सा? गोवा, दमन और दीव, इन सबको आज़ाद करा लिया जाता है। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को एक राज्य के रूप में मान्यता दी जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है गोवा को आज़ाद कब कराया गया? तो 1961 ईस्वी। कितना डेट कौन सा है? 18 दिसंबर 1961 ईस्वी। जबकि अगर हम बात करें कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, वही आंसर आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सुदूर पूर्व में, एकदम ईस्ट साइड का बात किया गया है। आपको तो पता है सबसे ईस्ट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? वैसे आपको बता दूं, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश का है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट साइड से सबसे लंबी सीमा किस देश का है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। तो सही आंसर होगा म्यांमार। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है टोटल कितने किलोमीटर की सीमा है? 1643 किलोमीटर की सीमा है। और म्यांमार के साथ कौन से 4 राज्य जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया है। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का एक अलग से वीडियो है और उसमें मैंने ढेर सारे ट्रिक्स बताए हैं जिससे आप याद कर सकें चीज़ों को आसानी से। तो अभी आपको मैं बताता हूँ 4 राज्य कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई या कोई भी विवाद उत्पन्न हुआ तो उसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर दखल देगा। आदमी को आपको लग रहा होगा कि चुनाव आयोग सही आंसर होगा, बट ऐसे ही ट्रिकी प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय दखल अंदाजी करेगा और वो इसे सुधारेगा। क्या दिक्कत है? आपको दिया हुआ है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे संबंध उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 71। अच्छा, अगर मैं 72 की बात करूं, राष्ट्रपति से ही संबंधित है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान का शक्ति होता है उसका वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के क्षमादान करने का मतलब क्या है? किसी भी आदमी के सज़ा को कम करना, उसे छोटा करना, उसे निलंबित करना या फिर उसे माफ़ कर देना। तो ये अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और ये शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख लें 71 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो भी मामला होगा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है। बहामास, बारबाडोस, कैमन द्वीप या फिर जमाइका। अच्छा, आपने एक बुक में भी पढ़ा होगा फ्लाइंग फिश, 8th 9th 10th के बुक में, इंग्लिश के बुक में था फ्लाइंग फिश। तो उसी से लिया गया है, वहीं से समझ आप डेवलप कीजिए कि लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है। वैसा जगह जहाँ पे फ्लाइंग फिश होती होगी उसे कहा जाता होगा। तो सही आंसर है बारबाडोस को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म किसे कहा जाता है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा उल्कापात होता है, यानी बिजली चमकना, ठनका जिसको आप बोलते हैं, वो सब होना, किस जगह को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। तो आप इस टाइप के छोटे छोटे प्रश्नों को भी ज़रा याद रखें, क्योंकि कभी कभी बीपीएससी आपको फंसाने के लिए ऐसे प्रश्न भी 1 या 2 दे देता है।
चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बारबाडोस देश जो कि किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। बारबाडोस में बहुतायत मात्रा में फ्लाइंग फिश नामक मछली पाए जाने के कारण इसे लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहा जाता है। और चूँकि ये बहुत सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पे पाई जाती है बारबाडोस में, इसीलिए बारबाडोस का राजकीय चिन्ह यानी राष्ट्रीय प्रतीक भी कौन सा है? फ्लाइंग फिश ही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर या राज्य सरकार पर? यानी ग्राम पंचायत जो मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, जिला परिषद, इन सभी चीज़ों का जो चुनाव होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो कलेक्टर, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आपके दिमाग में अगर चुनाव आयोग आ रहा है तो आप गलत हैं। सही आंसर होगा राज्य सरकार के जिम्मे आता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना। डिटेल देखते हैं। भारतीय निर्वाचन, हम ये देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से पोस्ट का निर्वाचन करवाता है, चुनाव करवाता है। बाकी जो बचेगा वो ग्राम पंचायत बचेगा और उसका राज्य सरकार करवाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत के संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करता है। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्यसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य विधानसभा यानी मुख्यमंत्री वगैरह का जो चुनाव होता है, एमएलए का जो चुनाव होता है, उसमें कौन जिम्मेदार होता है? चुनाव आयोग। देश में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी निर्वाचन का संचालन चुनाव आयोग के द्वारा। कौन से चुनाव आयोग? राज्य चुनाव आयोग नहीं, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अधीन हुआ था? बात हो रही है ब्रेटन वुड्स समझौते का। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या एशियाई बैंक, या फिर एक और दो, दोनों? देखिए, मैं आपको बता दूं, विश्व बैंक, अब इसका नाम विश्व बैंक पड़ा है, पहले इसे IBRD कहा जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD पहले कहा जाता था विश्व बैंक को। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। ब्रेटन वुड्स समझौते के अधीन, जो कब हुआ था? 1944। इसके अधीन किस किस संस्था का निर्माण किया गया था? सही आंसर है A और B दोनों। देखिए डिटेल में, मैंने जैसा बताया, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD यानी विश्व बैंक, बाद में इसका नाम बदलकर विश्व बैंक कर दिया गया इसका, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना 1944 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जो कहाँ पे था? हैम्पशायर शहर, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका का एक शहर है न्यू हैम्पशायर, उसमें ब्रेटन वुड जगह पे हुआ था, जिसके कारण इसे ब्रेटन वुड सम्मेलन कहा गया। और इसके तहत दो संस्थाओं का निर्माण हुआ, कौन कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का निर्माण हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? यानी किस घटना से प्रभावित होकर गांधी को लगा कि अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए? चौरा चौरी कांड, क्रिप्स मिशन का आगमन, रोलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन का आगमन? सही आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट आया कब था? 1919 ईस्वी में। और आपको पता है रोलेक्ट एक्ट के ही विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी जिस पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को गोलियां चलाई थी। जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इन्हीं सब चीज़ों से आहत होकर, रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग कांड से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। पर असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ और 1922 में उन्हें रोकना पड़ा क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो दोनों आपको याद रखना है। किससे प्रेरित हुआ था असहयोग आंदोलन 1920? ये प्रेरित हुआ था रोलेक्ट एक्ट 1919 से, और चौरी चौरा कांड 1922 के बाद इसे बंद कर दिया गया।
तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करें और प्रतिदिन एक एक प्रैक्टिस सेट जो मेरे द्वारा आता है उसे आप ज़रूर देखें। मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जितना ही मैं प्रश्न लाता हूँ उसका डिटेल एनालिसिस से आपको ढेर सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।